कैसे हैं? माइसेल्फ रमन विश्वास और मैं आप सभी का घड़ी पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट का वीडियो लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ से मुझे याद आया, मेरी दादी अक्सर कहा करती थी कि खट्टे चीज़ों को मेटल के बर्तन में स्टोर नहीं करना चाहिए। उस समय तो मुझे पता नहीं था कि दादी ऐसा क्यों बोलती है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया धीरे धीरे मुझे आइडिया होने लग गया कि दादी ऐसा क्यों कहती थी। तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कई बार ऐसी चीज़ बोलते हैं जो कि बाद में हम लोग उसकी स्टडी कहीं करते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग जो है खट्टे चीज़ों की रिएक्टिविटी या उनके जो रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम उन्हीं सभी चीज़ों को ही स्टडी करने वाले हैं और आज हम लोग देखेंगे कि दादी ऐसा क्यों बोलती। तो सबसे पहला जो है, आप लोगों को पता है कि एसिड्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो एसिड्स दे आर वेरी रिएक्टिव एंड रिएक्ट vigorously with metals and metal compounds such as metal oxide, oxides, metal carbonates, एक्सेट्रा। तो हम लोग जानते हैं कि एसिड जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है और वो मेटल और उसके कुछ कंपाउंड्स के साथ बहुत ही विगरसली रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इन्हीं सभी रिएक्शन को हम लोग स्टडी करेंगे और मेन जो है हम लोग यहाँ पे जितने भी हम लोग यहाँ पे रिएक्शन को स्टडी करेंगे तो उससे क्या प्रोडक्ट बन रहा है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। रिएक्शन विद मेटल, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल्स। तो देखो बच्चों, मेटल के साथ ये जो एसिड है वो जब रिएक्ट करता है तो हमको देता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेटल प्लस एसिड्स दे फॉर्म सॉल्ट्स प्लस H2 गैस। तो ये जो है H2 गैस जो है बाहर इवॉल्व होता है। इसी को अगर हमने सेंटेंस के फॉर्म में लिखा तो क्या लिखेंगे? मेटल्स या एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल्स, एसिड्स रिएक्ट्स विथ मेटल्स to give salt and a gas and a hydrogen gas liberates and a hydrogen gas liberates, ठीक है। तो इसको एक एक्टिविटी के थ्रू हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हम लोग को ये जो रिएक्शन है वो और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक जनरल अगर हम लोग बात करें तो मेटल के साथ जब भी हम एसिड का रिएक्शन करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। अभी मान के चलते हैं ये गैस हाइड्रोजन है, हमको नहीं पता, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी की बात करें, एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी लिख रहा हूँ। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक बीकर लेंगे या एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। मान लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब हमने लिया। अब ये मेरे पास क्या है? टेस्ट ट्यूब का स्टैंड है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है? एक थ्रिसल फनल ले लिया है। ये क्या है? हमारा थ्रिसल फनल है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने एक कॉर्क लगा दिया है, जिससे एक डिलीवरी पाइप जो है हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। दिस इज ए डिलीवरी पाइप। ध्यान से देखेंगे भाई, ये हमारा थ्रिसल फनल है। थ्रिसल फनल, ये हमारे पास है डिलीवरी ट्यूब। और यहाँ पे ये हमारे पास है टेस्ट ट्यूब और ये हमारे पास हो गया टेस्ट ट्यूब स्टैंड या स्टैंड लिख देते स्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब होगा इसके अंदर हमने
जिंक ग्रैन्युअल्स रखे हुए हैं। इसके अंदर क्या है, ये जिंक ग्रैन्युअल्स रखे गए हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे पास फिसल फनल, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्लोली जो है एसिड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एसिड। सपोज हमने H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए। अब यहाँ पे क्या होगा, हम देखेंगे कि इनके बीच में रिएक्शन होगा। जैसे यहाँ पे H2SO4 आएगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे हम लोग को दिखेगा कुछ हल्की फुल्की, यहाँ पे कुछ गैस दिखे यहाँ। और ये जो गैस है वो यहाँ से डिलीवरी पाइप से कलेक्ट होते हुए हम क्या करेंगे, इसको एक दूसरे कंटेनर में रखेंगे। अब ये कंटेनर जो है, इस कंटेनर में हमने क्या किया है, सोप का सॉल्यूशन रखा हुआ है। इस कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या है, सोप सॉल्यूशन। समझ में आ गया। अब ये सोप सॉल्यूशन मैंने लेके आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे ये एयर जो है इस सोप सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा तो इसके बबल्स बनने लगे, ये बबल्स बनने लगे। अब इस बबल्स के पास अगर हमने कोई भी मैच स्टिक, जलता हुआ मैच स्टिक को मैंने यहाँ पे लाया, दिस इज बर्निंग मैच स्टिक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कुछ एक पॉपअप साउंड होगा और ये जो बबल्स होंगे वो फूट जाएंगे। पॉपअप साउंड आएगा और ये क्या होगा, फूट जाएगा। अब जैसे ये बबल फूट गए पॉपअप साउंड के साथ तो हमको समझ में आ गया कि ये जो बबल्स है उसके अंदर जो गैस है, वो गैस कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होता है वही पॉपअप साउंड के साथ क्या करता है, बर्न होता है, जलता है। समझ में आ गया। हाइड्रोजन गैस जो है उसको जब भी जलाएंगे, बर्न करेंगे तो वो पॉपअप साउंड देता है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, पॉपअप साउंड। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इस बबल के अंदर कौन से गैस होंगे, हाइड्रोजन गैस होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पे हमने क्या किया, एक एसिड इसमें इंट्रोड्यूस करवाया जहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या थे, हमारे पास कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स थे। तो इसको अगर रिएक्शन के फॉर्म में लिखे तो देखो यहाँ पे जिंक था भाई, वहाँ पे हमारे पास H2SO4 आ गया। ठीक, जिंक को Zn लिख लेते हैं, Zn। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के बीच में यहाँ पे रिएक्शन हो गया। ठीक, ये सॉलिड के फॉर्म में था, ये जो है एक्वा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट लिखा है एक्वा सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे क्या होगा, SO4 Zn के साथ जुड़ जाएगा और H2 बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आया Zn SO4 एक्वस और प्लस H2 जो है वो बाहर निकल गया। और ये H2 जो है उसको कैसे हमने फाइंड किया, कैसे हमने प्रूव किया कि H2 है, बाय पॉपअप साउंड। ये जो पॉपअप साउंड आया था इसके कारण से जो है हमने पता लगा लिया कि ये जो गैस है वो कोई दूसरी गैस नहीं है, ये हाइड्रोजन गैस है। क्लियर हो गया। तो इस एक्टिविटी से हमने देखा कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस हमको देता है। अब ये हाइड्रोजन गैस कहाँ से आया, एसिड से आया। ठीक है, एसिड के बाद देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है तभी हमको मिला। ठीक है, क्लियर है। तो जितने भी हम लोग यहाँ पे एसिड की बात करने वाले हैं सभी में आप देखेंगे में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है। चल, बहुत बढ़िया, एक्टिविटी आपने देख लिया। चल, इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हैं, सबके साथ अगर आप चाहो तो रिएक्शन लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जांपल देख लो। सपोज मान लो मैंने HCl ले लिया, दिस इज एन एसिड, एक्वस लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको वाटर में डिजॉल्व किया। प्लस यहाँ पे मान लो कोई भी मेटल ले लो, CaL ले लो, कैल्शियम, कैल्शियम के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, CaCl2 बनेगा। प्लस यहाँ से हमारे पास H2 जो है गैस बाहर। क्लियर है। चल, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे सपोज मान लो मैंने H2SO4 ले लिया और यहाँ पे Cu ले, तो इसके बीच में रिएक्शन होगा तो क्या होगा, CuSO4 प्लस यहाँ पे H2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। मान लो मैंने यहाँ पे H3PO4 ले लिया प्लस Na ले लिया, आपस में रिएक्ट हुआ Na3PO4। देखो हाइड्रोजन 3 था ना तो Na भी 3 होगी, जितने हाइड्रोजन है उतने ही यहाँ पे होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। सोडियम पोटेशियम इनके लिए बात करें तो जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने ही सेम अमाउंट ऑफ सोडियम एटम या पोटेशियम एटम वो लोग आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो सोडियम के ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं, आपने अगर पीरियोडिक टेबल नहीं देखा है मेरा तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे हाउ टू लर्न द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल करके मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। उसमें आप लोगों को क्लियर कट मैंने सभी एलिमेंट्स के बारे में बताया हुआ है। अगर उसमें आप देखेंगे तो सबको एक ग्रुप में बांटा गया है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में बांटा गया। तो सोडियम जिस ग्रुप का बिलोंग करते हैं, जिस ग्रुप में बिलोंग करता है
उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी के सभी हाइड्रोजन के जैसे लगभग होते हैं, उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन से मैच करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन 3 थे, तो वहाँ पे सोडियम भी 3 हो। समझ में आ गया? चलो प्लस यहाँ पे क्या आएगा, H2 जो है वो बाहर निकले। समझ में आ गया? अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है बोलेंगे, बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कर लो भैया। यहाँ पे देखो 3 आ जाएगा Na, और यहाँ पे अगर हम बात करें 3 नहीं मतलब आओ 3, यहाँ पे देखो पहले हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे हम लोग काम करेंगे 3 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये हाइड्रोजन तो हो गया। अब हाइड्रोजन जैसे होता है तो फॉस्फोरस कितना हो गया, 2 हो गया, तो फॉस्फोरस 2 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं, चलो 2 हो गया, 3 2 6, यहाँ पे 6 Na लगा देते, तो ये बैलेंस हो। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको क्या किया, बैलेंस कर लिया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो सब बैलेंस ही है, यहाँ पे भी सभी बैलेंस है, तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, कई सारे जो है रिएक्शन देखे, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, ये हमने टॉपिक कवर कर लिया। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, जैसे ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन विथ मेटल। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पहला ऑक्साइड हम लोग ले लेते हैं CaO, दूसरा ऑक्साइड ले लेते हैं Na2O, तीसरा ऑक्साइड हम लोग ले लेते हैं CA2CO, अच्छा Ca तो ले लिए हैं, MgO, चौथा ले लेते हैं Al2O3। ये सभी के सभी क्या है, मेटल के ऑक्साइड्स, ऑल दीज आर मेटल ऑक्साइड्स। पांचवा ले लेते हैं ZnO, सभी के सभी मेटल ऑक्साइड है, मेटल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो सभी के सभी क्या है, मेटल के ऑक्साइड। अच्छा ये कैसे हुआ, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये सबको भी अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखें, कैल्शियम और ये ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे तो आपको वैलेंसी पता होना चाहिए। यहाँ पे वैलेंसी कितना है, ऑक्सीजन की 2, कैल्शियम की 2, दोनों आपस में क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा तो Ca2O2 होगा। तो यहाँ पे दोनों जब सेम हो जाते हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, CaO हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें Na2O कैसे आया होगा, कहाँ से बना होगा, तो देख लो यहाँ पे Na और यहाँ पे ऑक्सीजन है, Na का वैलेंसी होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बनेगा Na2 और ये O। तो इस तरीके से जो है हमने सबके फॉर्मूला जो है ऑक्साइड के फॉर्मूला निकाल लिए। अब इसके लिए हम लोग को वैलेंसी की जरूरत होती है, और वैलेंसी जो है उसके लिए मैं एक सेपरेट आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आप लोग मेटल्स के जो है वैलेंसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। और ये पीरियोडिक टेबल से ही हम लोग को मिलता है, इसकी जो जानकारी है हम लोग को पीरियोडिक टेबल से ही मिल जाता है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स वैलेंसी 1, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स वैलेंसी 2। अब बीच के जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स उनका वैलेंसी को बात नहीं करते। उसके बाद सीधा हम लोग आखिरी में पूछेंगे, लास्ट 6 कॉलम की अगर बात करें तो 6 कॉलम में से पहला जो आएगा फर्स्ट बोरोन वाला जो लाइन होगा उसका वैलेंसी 3, कार्बन वाले लाइन का वैलेंसी 4, फिर कार्बन का नाइट्रोजन वाले वैलेंसी का 3 आता है, 4 के बाद फिर से डिक्रीज करो तो क्या होगा 3, फिर ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन का 1। ये पूरे ग्रुप का जो है हम एक साथ याद कर सकते हैं वैलेंसी। ठीक है, चल अब यहाँ पे अगर ध्यान देखेंगे तो एल्युमिनियम का जस्ट मैंने क्या बोला था, एल्युमिनियम जो होता है वो बोरोन वाले लाइन का होता है, बोरोन। तो यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये सोडियम वाला लाइन है पूरा, ये हमारा कैल्शियम या लिथियम, यहाँ पे लिख लेते हैं लिथियम वाला जो है, लिथियम ये हो गया, और ये कैल्शियम हो गया, या बेरिलियम लिख लेते हैं यहाँ पे, बेरिलियम। उसके बाद फिर हमारे पास आता है रब से फरियाद, फ्रांसियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक, उसके बाद फिर बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक, उसके बाद छोटी सी गीत सुन प्रभात। ठीक, उसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ठीक, उसके बाद फिर ऑक्सीजन, ओ सावन से तूने पूछा। ठीक है, और यहाँ पे फिर बात करें तो फिर कल बाहर आइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने सभी एलिमेंट्स के जो है नाम आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सभी एक ग्रुप के हैं। अगर हम बात करें तो ये पूरे के पूरे जो है वो क्या है, एक ग्रुप के हैं।
तो यहाँ पे जितने भी होंगे उसके जो है वैलेंसी 1 होगा, यहाँ पे जितने हैं वो सभी के सभी के वैलेंसी 2 होगा, यहाँ पे जितने के जितने हैं उनके वैलेंसी 3 होगा, यहाँ पे जितने के जितने हैं उनकी वैलेंसी 4 होगा, यहाँ पे जितने के जितने हैं सभी की वैलेंसी 3 होगा, यहाँ पे जितने के जितने हैं सभी की वैलेंसी 2 होगा एंड देन यहाँ पे 1। तो यहाँ पे देख लो वैलेंसी मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट में आप लोगों को बता दिया कि ये सभी वैलेंसी को ऐसे देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और वैलेंसी की आपको जो ज़रूरत पड़ती है, जैसे Zn जिंक का याद कर लो, इसका 2 होता है। कॉपर का भी 2 होता है, मोस्ट ऑफ द केस आप 2 ही देखेंगे। कॉपर हो गया, जिंक हो गया। सिल्वर का 1 होता है, सिल्वर इक्वल टू 1, ठीक है। वैसे आप लोग और देख लो आयरन का तो 2 भी होता है, 3 भी होता है, कहीं कहीं 2 दिखेगा, कहीं 3 दिखेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आयरन की बात करते हैं। इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास है, क्या है इंपॉर्टेंट इसके अलावा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इतने में हमारा जो है पूरा जो है 10th तो निकल ही जाए, 10th इतने में निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं नहीं रुकेंगे बिल्कुल। चलो आगे मैं इसको रब करता हूँ। तो यहाँ से हम लोग जो है वैलेंसी का पता करते हैं, सभी की वैलेंसी यहाँ से निकाल लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इससे अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एल्युमिनियम कितना है, अभी जस्ट मैंने बात किया था तो वो 3rd था, उसका वैलेंसी कितना था 3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास निकलता है, देखो एल्युमिनियम लिखा, ये वाली वैलेंसी यहाँ आ गए 2, उसके बाद फिर ऑक्सीजन लिखा, उसके नीचे क्या आ जाएगा 3, तो ये हमारे पास क्या हो गया, उसका ऑक्साइड का फॉर्म। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया फटाफट से। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड। तो देखो यहाँ पे एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे HCl हमने ले लिया, तो यहाँ पे CaCl2 तो बनेगा, यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ से हमारे पास H2O निकलता है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो CaCl2 बनेगा, कैसे बना देखो, फिर से देखो समझो, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। Ca और Cl जो है आपस में रिएक्ट करेगा, H और O जो है आपस में रिएक्ट करेगा, ये इसके साथ जाएगा और ये बेचारा इसके साथ जाएगा, ठीक। डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है भाई, पहला चैप्टर पढ़े हैं ना, उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट की बात हमने बहुत अच्छे से कर ली है। यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो CaCl के साथ होगा, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, Ca प्लस यहाँ पे Cl लिखेंगे। अब इसकी वैलेंसी हो गई 2, इसकी वैलेंसी 1। अब ये आपस में क्रॉस करवा दो भाई, तो क्या बना हमारे पास CaCl2, तो यहाँ पे लिखेंगे CaCl2, चलो लिख लिए, बहुत बढ़िया। फिर प्लस लिखेंगे, चलो इतना लिखने के बाद हमने प्लस लिख दिया। और यहाँ पे फिर आगे देखेंगे तो क्या हुआ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा है, तो हाइड्रोजन लिखे और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लिया। हाइड्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, निकलेगा H2O, यही तो निकलेगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे निकल गया H2। ये आपको 10th तक के ऐसे ही करना है भाई, यही यूज़ करना है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, यही करना है आप लोग, समझ में आ गया। एसिड बेस में तो यही करना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब उसके बाद चाहो तो बैलेंस कर लो भाई, यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर से दोबारा से इसको जो है लिख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, आप लोगों को समझ में आ जाए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। CaO प्लस HCl, यही हमारे पास रिएक्शन था, यही रिएक्शन था ना HCl। चलो वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे अब बैलेंस करना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन भी क्या है 2 है, तो इसके सामने हम लोग 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे अगला देखते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास H2SO4, मान लेते कोई सा भी एसिड ले, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो फिर से वही काम करना है, सोडियम के साथ क्या जाएगा, सल्फर जाएगा, SO4 जाएगा, इसको इसके साथ और इसको जो है इसके साथ, तो यहाँ पे क्या होगा देखो Na2SO4 बन गया। कैसे बना देखो फिर से ध्यान से, Na था हमारे पास, SO4 था हमारे पास, इसकी वैलेंसी होती है 2, इसकी होती है 1। अगर इसका भी अगर आप लोगों को पता करना है तो मैं इसके लिए भी वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चल अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, Na और 2 आ गया, SO4 आ गया, तो यही हम लोग को लिखना है Na2SO4 और प्लस यहाँ पे देखो फिर H2 आ गया, H2O, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको दिख रहा है कि सभी के सभी जो है एटम ऐसे ही बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद फिर MgO प्लस मान लेते कुछ H3PO4 ले लेते हैं, ठीक है, चलो ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे ध्यान से देखो, PO4 का मैं यहाँ पे बता देता हूँ, PO4
का वैलेंसी 3। अब ये वैलेंसी 3 आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितना है 3, तो इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, तो इसकी भी वैलेंसी क्या हो जाए, हाइड्रोजन कितने लगे हैं 2, तो इसकी वैलेंसी 2, बस हाइड्रोजन यहाँ पे 3, तो इसकी वैलेंसी कितने लगे 3, तो यहाँ पे 3, ठीक है। चल अब यहाँ पे देखो Mg है डबल डिस्प्लेसर Mg और PO4, अब यहाँ पे PO4, ठीक है, तो Mg की वैलेंसी कितनी 2 और PO4 की वैलेंसी कितनी 3, हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन 3 जुड़े हुए हैं, मतलब इसकी वैलेंसी PO4 की वैलेंसी कितनी होगी 3, तो यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा Mg के साथ क्या जाएगा, Mg के साथ 3 जाएगा, Mg 3 PO4, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि 4 दो नंबर एक साथ नहीं आ सकते, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट का मतलब होता है, यहाँ पे देखो नंबर था, इसके नीचे 2 लिखेंगे तो कैसा दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं पहले ब्रैकेट बना लेते हैं, बनाने के बाद फिर यहाँ पे क्या करते हैं 2 लगा, तो इस तरीके से मेरे पास प्रोडक्ट बन जाता है Mg3PO4 होल ट्वाइस, Mg3PO4 होल ट्वाइस प्लस H2, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे सभी के सभी जो है ये सब सॉल्ट्स हैं। अब सॉल्ट्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब इसका समय आएगा तो सॉल्ट के बारे में डीपली हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन ये सॉल्ट है, सभी के सभी सॉल्ट है, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो H, कोई सा भी एसिड ले लो, कोई सा भी, कौन सा एसिड ले ले, कौन सा एसिड ले ले, मान लेते हैं हम लोग CH3COOH ले, चलो CH3COOH, ये एसिडिक एसिड है, यहाँ पे ये वाला H जो होता है वो रिप्लेसेबल होता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है, अगर इस हाइड्रोजन को देखें तो ये हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये ट्रैक्टर भी यार कितना आवाज़ करता है, भैं भागने नहीं दे रहा है, भैं कैसे पढ़ाऊँ, भैं चलो थोड़ा शांत हो, ठीक आगे बढ़, ठीक है। एल्युमिनियम का देखो आप लोग समझो, यहाँ पे मैं बनाना चाहता हूँ, चलो ये देखो जो है, देखो ये हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे CH3COO, इसका वैलेंसी 1 होता है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम है, इसका 3 होता है, और इसका जो है CH3COO, इसका जो होता है 1 होता है, तो ये आपस में क्या होंगे, क्रॉस हो जाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा CH3COO, यहाँ पे Al, इसको जो है 3 होगा, और ये जो है क्या होगा Al, तो इस तरीके से हमारे पास जो है सॉल्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्ट फिर से आ गया है करने के लिए, CH3COO, ये 3 और ये L प्लस H2, तो ये रिएक्शन हमारे पास हो गया। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे Zn प्लस, यहाँ पे कोई सा भी एसिड ले लो, H3PO4 ले लेते हैं, फटाफट से काम खत्म हो जाएगा हमारा। देखो यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी पहले ही मैं बता चुका हूँ कैसे कैसे बनता है, तो यहाँ पे मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास बनेगा Zn, और ये हो जाएगा 3, और PO4 ये हो जाएगा 2, ठीक है। या इसको हम लोग चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, Zn 2PO4 होल प्राइस, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 नंबर हैं इसलिए ब्रैकेट यहाँ पे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा बहुत सारे जो है मल्टीपल जो है, जब भी एटम होते हैं तो सभी को हमको क्या करना होता है, ब्रैकेट में लगाना जरूरी होता है, ठीक है। चलो इतना हमको समझ में आ गया, प्लस H2, ठीक है। इस तरीके से हमने देख लिया रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। अब फटाफट से हम लोग जो है रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, चलो क्या, ठीक। रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है बाइकार्बोनेट से भी इसको जानते हैं, जैसे ये M हो गया, H हो गया, CO3, ये हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट। और CO3 इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट,
कार्बोनेट्स, कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो मेटल के साथ हमको क्या लगाना है, हाइड्रोजन कार्बोनेट लगाना है, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक M था, एक H था और ये CO3 था। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये CO3 जो है यहाँ से CO2 बनता है, यहाँ से क्या बनेगा, CO3 से क्या बनेगा, CO2। तो यहाँ पे जब भी हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, मान लेते हैं HX कोई एसिड है, तो यहाँ पे भी क्या होना है, हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट होना है, तो यहाँ पे हमारे पास CO2 बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो इसी को मैं लिख रहा हूँ HCO2 बन गया। तो इसके पास एक और ऑक्सीजन था, वो यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ से जो दूसरा वाला जो H है वो यहाँ पे आ गया H, तो यहाँ से H2O का फॉर्मेशन हुआ। समझ में आया, नहीं आया, बहुत किचिर किचिर हो गया, फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। क्या क्या था यहाँ पे, हमारे पास एक M था, एक H था और CO2, और यहाँ पे मैं O लिख लेता हूँ, OCO2 मान लेते हैं, क्योंकि CO3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमने H और यहाँ पे X लिख लिया, ये HX है, उसको ऐसा लिख लिया। अब यहाँ से हमारे पास ये निकल गया, यहाँ से हमारे पास H2O निकल गया और यहाँ से हमारे पास CO2। तो ये हो गया हमारे पास, क्या बनेगा यहाँ से MX प्लस H2O प्लस CO2, कुछ ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अभी हम लोग सबको 1 बाय 1 देख लेते हैं। मान लेते कुछ कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NaHCO3, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं KHCO3, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब ठीक है, इतना क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। चलो, ये सभी जो है कार्बोनेट्स है। अब इसको देखो, इसको मैंने वैसे ही बनाया, कैसे बनाया, Ca और HCO3 और इसका जो है वैलेंसी 1, क्योंकि देखो यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा सोडियम का वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो इसका वैलेंसी कितना है, 2, तो ये क्रॉस हो गया। क्रॉस होने के बाद हमारे पास जो मिलता है वो होता है CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो ऐसा कुछ हमारे पास यहाँ पे कार्बोनेट इसका मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक एसिड के साथ रिएक्शन कराना, सभी को हम HCl के साथ ही कराएंगे, ठीक है। आप लोग खुद से जो है घर में प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को जो है इजीली समझ में आने लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट आपको करवाना ही है। Na और Cl जो है वो आपस में क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे, प्लस यहाँ से H2O बनेगा, प्लस यहाँ पे CO2 बनेगा। यही काम करना है भाई, सब में यही काम करना है, कुछ नहीं, अलग कुछ नहीं करना है, यही काम करते जाना है। KCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। यहाँ पे फिर से क्या होगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। बाद में उनको जो है ऐसा लिखने के बाद फिर आप लोग उसको धीरे धीरे करके बैलेंस कर लेंगे। बैलेंसिंग के लिए भी ऑलरेडी मैंने अब वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छा बेहतरीन मेथड मैंने जो है बताया हुआ है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक बैलेंसिंग मेथड, ठीक है। तो नॉर्मली जो है स्कूल में जो है हम लोग को हिट एंड ट्रायल मेथड बताया जाता है, एल्जेब्रिक मेथड जो है कोई बताता नहीं है। तो मैंने अपने वीडियो में जो है एल्जेब्रिक मेथड को भी डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये इससे हमको पता चलेगा कि यहाँ पे CO2 बनेगा। अब ये गैस CO2 ही है, एक्टिविटी के थ्रू कैसे जानेंगे, एक्टिविटी के थ्रू हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थ्रू एक्टिविटी कैसे हम लोग इसको देखेंगे, क्या होता है। अच्छा, उससे पहले हम लोग थोड़ा कार्बोनेट की भी बात कर लेते हैं। दोनों की एक्टिविटी सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों की एक्टिविटी सेम है कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रहा है, उसको कैसे पता लगाए, ठीक है। चलो कार्बोनेट को भी देख लेते हैं फटाफट से। हाइड्रोजन कार्बोनेट को तो देख लिया, उसमें भी सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये कार्बोनेट होता है CO3, दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट, कार्बोनेट इसको कार्बोनेट बोला जाता है, ठीक है। अब मान लो किसी का भी कार्बोनेट लिखना है तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ वैलेंसी उसका होता है = 2। कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है, 2। अब यहाँ पे मान लो मेटल, कोई भी मेटल लेते हैं, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, कार्बोनेट इसकी वैलेंसी 2, तो यहाँ से क्या बनेगा, Na यहाँ से क्रॉस हो गया, तो यहाँ पे Na2CO3 बनेगा। चलो बढ़िया, यहाँ पे Mg ले लेते हैं, Mg, और यहाँ पे CO3 ले लेते हैं 2, इसका भी 2, तो आपस में क्रॉस हो जाएंगे, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास MgCO3 बन गया, ठीक। Ca और ये CO3 ले लेते हैं, इसका 2 ये कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली क्या बन जाएगा, CaCO3। चलो बहुत बढ़िया। इसके अलावा ले लेते हैं
CO3 इसका 3 होता है, इसका 2 होता है, आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में लड़ जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास Al2CO3 का होल थ्राइस बन जाएगा। तो ये सभी हमारे पास क्या हो गए, कार्बोनेट्स हो गए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, हमने सब कार्बोनेट्स देख लिया। अब इसके जो है रिएक्शंस देखेंगे। तो रिएक्शंस थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो यहाँ पे Na और यहाँ पे एक और Na लिख लेते हैं क्योंकि Na2 लिखा है, और यहाँ पे CO3, ठीक ये है। तो CO3 को मैं कैसा लिखूंगा, आप लोगों को पहले से ही पता है मैं कैसे लिखूंगा, OCO2 लिखूंगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग कोई भी एसिड के साथ। तो एसिड के साथ हम लोग जो रिएक्शन करेंगे HCl। अब यहाँ पे आप लोग खुद देख के सोचेंगे कि Na कितना है, 2 Na है, तो 2 Cl के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 Cl हमको चाहिए। समझ में आ गया? तो 2 Cl यहाँ पे ऐसा लिख लेते, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये Cl और ये Cl। तो यहाँ से एक NaCl निकला और यहाँ से हमारे पास दूसरा NaCl निकला। समझ में आ गया? तो यहाँ से कितने बन गए, 2 NaCl। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ से तो हमारा जो है बिंदास H2O निकल जाएगा, H2O, और यहाँ से हमारे पास निकल गया CO2। तो यहाँ से हमारे पास निकल गया CO2। तो इस तरीके से पूरा रिएक्शन होना है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस अगर मान लो HCl के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे 2 यूनिट हमारे पास ये होगा, 2 यूनिट हमारे पास ये होगा, और यहाँ से हमारे पास बनेगा NaCl का 2 यूनिट, प्लस यहाँ से हमारे पास H2O बनेगा, प्लस यहाँ पे CO2। तो जैसा रिएक्शन हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखा था वैसे ही रिएक्शन जो है कार्बोनेट के साथ भी होता है। डिफरेंस नहीं है उसमें, बस आप लोग सही से करो, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे MgCl2 बनेगा, यहाँ पे क्या होगा MgCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो कार्बोनेट जब भी CO3 दिखता है उससे आपको क्या मिलता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 बनता है, ये याद रखना है आप लोगों को, HCl। तो यहाँ से CaCl2 प्लस H2O प्लस यहाँ पे CO2, तो ये हमारे पास बनने वाला है। अब यहाँ पे देखो प्लस 2HCl, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो AlCl3 बनेगा, AlCl3 प्लस H2O प्लस CO2। फिर बाद में आप लोग इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन हमने देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे एक्टिविटीज़ के बारे में, जिससे कि हमको पता चले कि ये जो गैस जो निकल रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बात समझ में आ गया? हमको ये जरूर से देखना है कि जो मैं गैस के बारे में बता रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड ही है, कंफर्म करना, कंफर्मेशन एक्टिविटी। ठीक है, तो फटाफट से एक्टिविटी देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेम वही काम करेंगे। एक कंटेनर ले लेंगे, इसके अंदर मान लेते हैं हम लोग कोई भी बेकिंग सोडा ले लेते हैं, NaHCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा भी इसको बोला जाता है, बेकिंग सोडा बोला जाता है। इसमें हमने क्या किया, यहाँ से मिला दिया, मान लेते हैं डाइल्यूट HCl मिला दिया, ये एक एसिड है। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक डिलीवरी पाइप ले लेंगे, यहाँ से एक पाइप है हमारे पास। अब इस पाइप के थ्रू क्या होगा, इस पाइप के थ्रू जो भी गैस का फॉर्मेशन होगा वो इस पाइप के थ्रू पहुंचेगा, जहां हम ले जाना चाहते हैं वहां तक वो पाइप उसको पहुंचा देगा। चलो इसको हम लोग यहां तक ही पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, एक सॉल्यूशन रखा हुआ है। ये कौन सा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं शेक लाइम, CaOH होल्ड प्लस, CaOH होल्ड प्लस। तो जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो इनके बीच में रिएक्शन होगा, CaOH होल्ड वाइज और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में रिएक्शन होगा। और जैसे इस बात की इसको हमने पहले भी एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। हमने क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहीं से ले लिया और लेके CaOH में मिला दिया। जब हम उसमें डिजॉल्व करते हैं तो उसका कलर जो होता है वो क्या होता है, मिल्की हो जाता है, इट टर्न्स टू मिल्की। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली करके पहले देखा जा चुका है, पहले हमने देख के रख लिया है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही हम लोग CaOH के अंदर ऐड करेंगे या उसके अंदर मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा, इट टर्न्स टू मिल्की। और जैसे ही हम लोग उसको एक्सेस में CO2 मिलाएंगे, पहले थोड़ा सा CO2 मिलाए, इट टर्न्स टू मिल्की। अब हमने ज़्यादा मिला दिया CO2, और ज़्यादा मिला दिया, अब जो मिल्की जो दिख रहा था वो क्लियर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ये जो होता है एक्सपेरिमेंटली पहले देखा जा चुका है। अब हम वही चीज़ को अप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये भी वैसे ही काम करेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, हमने क्या किया, यहाँ से गैस को पास करवा दिया। तो हमने कुछ सर्टेन समय के बाद हमने देखा कि इट टर्न्ड टू मिल्की, दैट मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है, क्योंकि इसने भी
जो हमारा जो CaOH है उसके सॉल्यूशन को मिल्की में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, इतने में हम खुश नहीं हुए, हम क्या किया और थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में हमने CO2 मिला लिया और एक्सेस में जब हमने मिलाया एक्सेस CO2, तो इसमें जब एक्सेस में हमने इसको मिलाया तो देखे कि ये जो है कलरलेस होती। नाउ दिस इज कलरलेस, मतलब अब तो श्योर हो गए भाई। पहले तो मिल्की जब हुआ तो हम लोग थोड़ा सा सोचे कि हो सकता है, लेकिन जैसे ही हमने पूरा मिला दिया और ज़्यादा एक्सेस में जब हमने क्या किया CO2 मिलाया तो हमको पता चल गया कि वो कलरलेस होगी। और इससे कंफर्म हो गए, एकदम 100% श्योर हो गया कि भाई अब तो कोई हमको झुठला नहीं सकता, ये जो गैस है वो CO2 ही है। ठीक, चलो इतना बहुत बढ़िया हमने देख लिया। अब इसमें रिएक्शन को देख लेते हैं, एक्चुअली हो क्या रहा है, रिएक्शन कैसे हो रहा है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ का रिएक्शन तो मैंने बता दिया, यहाँ का बच्चा हुआ है इसको बता देता हूँ। यहाँ पे देख लो CaOH होल ट्वाइस है प्लस CO2 हमारे पास आ गया दौड़ता हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में रिएक्शन होगा और यहाँ से बनेगा CaCO3 प्लस H2O। देखो अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे हुआ इसको समझते हैं। Ca था, ये OH था और यहाँ पे एक और OH था, ये वाला यूनिट मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आगे बनता हमारे पास CO2 और इस ऑक्सीजन को थोड़ा सा दूर रखते हैं। ठीक, ये बोला दे दे भाई ऑक्सीजन, तो मैं CO3 में बदल जाऊंगा। तो इसने क्या किया, इसके साथ CO3 बना लिया। अब इसने यहाँ पे बोला ठीक है भैया ले जाओ, क्योंकि मैं तो वाटर बन जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाटर बन गया। अब ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, यहाँ से CaCO3 और यहाँ से क्या बन गया H2O। समझ में आ गया, क्योंकि कार्बोनेट तो अकेला खुश नहीं रहेगा, कार्बोनेट बनने के बाद फिर उसको कोई मेटल चाहिए। ठीक है, चलो तो यहाँ से हमारे पास इस तरीके से रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास ये जो CaCO3 बना है ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, जिसके कारण से इट सीम्स टू बी मिल्क, इट सीम्स मिल्क। ठीक है, अब हमने क्या किया, बोला भैया और कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, एक्सेस में ले लो, उसको भी जगह दो। अब उसको जगह देंगे तो इसी के ऊपर आके बैठेगा, कहीं ना कहीं बैठेगा। अब और आके बैठ गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। अभी तक देखो ये डिजॉल्व नहीं हो पाया था, इसलिए क्या हो रहा था, इट सीम्स मिल्की था। ठीक है, डिजॉल्व नहीं हो पाया था, पीपीटी के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो रहा था, पीपीटी बन रहा था। यहाँ पे डिजॉल्व नहीं हुआ मतलब पीपीटी बन गई, डिजॉल्व हो जाता तो पीपीटी नहीं बनता। जहाँ जो भी रिएक्शन के बाद इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो भी बनता है वही पीपीटी कहलाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो CaCO3 प्लस H2O है प्लस CO2 आ गया हो। अब यहाँ पे क्या होगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे ध्यान से सब देखेंगे, यहाँ पे हो क्या है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे ये CO3 था, ये देखो एक कार्बन के इसके साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, इन दोनों के बाद में जब आपस में रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2CO3। क्या बनेगा, H2CO3, वो रिएक्ट करता है इसके साथ। देखो CaCO3 प्लस यहाँ पे देखो इन दोनों के रिएक्शन पहले होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा तो क्या होगा, H2O प्लस CO2। तो यहाँ से हमारे पास बनता है H2CO3। देखो यहाँ पे H2 था, CO3 आपस में बन गया, H2CO3 हो गया। अब ये H2CO3 जो है वो रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो क्या बनेगा, H2CO3। अच्छा इसका तो काम खत्म हो गया, इसमें मिटा देता हूँ। चलो H2CO3, अब यहाँ पे इनके बीच में रिएक्शन होगा। अब क्या होगा भैया, क्या होगा, इन दोनों का बीच में जब रिएक्शन होगा तो देखो यहाँ पे ये जो H है और यहाँ पे कितने H है, 2 H है, इनके बीच में जब रिएक्शन होगा तो वैलेंसी कितनी, 2, तो यहाँ पे चार्ज आएगा +2। CO3 चार्ज कितनी, -2। HCO3 H2CO3 चार्ज कितनी, तो कुछ नहीं, बाद में आएगा चार्ज। यहाँ पे जब चार्ज लिखेंगे प्लस तो इसके बाद माइनस,
यहाँ प्लस, तो इसके ऊपर माइनस, मतलब टोटल मिला के -2। अच्छा, इसमें से ये वाला जो हाइड्रोजन है वो थोड़ा लालची है, यहाँ पे जाके जुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, ये टूटा। समझ में आ गया, लालची है, प्लस है, माइनस की तरफ भागने की कोशिश करेगा तो ये जाके जुड़ जाए। अब ये जैसे ही जुड़ता है तो एक प्लस और 2 माइनस, देखो कैलकुलेशन बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे इसके ऊपर कितना था, -2 था, और इसके पास क्या एक पॉजिटिव है, +1, तो कितना हो जाएगा, दोनों आपस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो -1। तो इसके ऊपर ऑल ओवर जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, -1। ये जगह एक प्लस लेके बोला भैया पहले तुम्हारे पास था -2, अब मैं आगे एक प्लस लेके ये प्लस को मैं इधर दे देता हूँ, ये लो, अब मैं जुड़ जाता हूँ। अब जैसे ही वो जुड़ा तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया HCO3 -1, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये प्लस है, ये भी इसके साथ जुड़ेगा, तो +1 कर दो तो कितना हो जाएगा, HCO3 -1। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बन चुका है हमारे पास HCO3 -1, दोनों के पास बन चुका है HCO3 -1। अब ये क्या होगा, ये इसके साथ एक प्लस के साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ एक प्लस के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ से हमारे पास बन जाता है CaHCO3 और ये हो जाता है होल्डर्स। अगर इतना समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, आप इसको याद कर लीजिए, हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो ये हो गए, हमने देख लिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें लेके आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए बाय।